सोचो, अगर कोई आपसे कुछ प्रॉमिस करे और बाद में मुकर जाए, तब क्या? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वही कानून है जो बताता है कि कौन सी बात लीगली इन्फोर्सेबल है और कौन सी प्रॉमिस सिर्फ हवा में है। ये एक्ट हर बिजनेस डील और अग्रीमेंट के पीछे का लीगल बैकबोन है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई ऑल्सो होप कि आप सभी की यूजीसी नेट प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही है। तो आज मैं करा रही हूँ आपको पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का वो टॉपिक जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ये आपके लीगल एस्पेक्ट का पार्ट है। इसी के साथ मैं आपको करा रही हूँ पेपर 1 के भी वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको बहुत ही जरूरी है पढ़ने आपके यूजीसी नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। क्लास में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना एंड साथ ही साथ आप कमेंट करके बताना कि आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और ये जो क्लास होने वाली है ये यूजी एंड पीजी कॉमर्स वालों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सब भी इस वीडियो को जरूर देखें। ओके, तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी आज की क्लास, जो कि होने वाली है आपकी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए, जो कि मैं कराने वाली हूँ आपके लिए आज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाने वाली हूँ, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और ये जो है कॉमर्स वालों के लिए अगर मैं बता दूँ तो ये यूनिट नंबर 9 है आपका, जिसमें आपको पढ़ना है लीगल एस्पेक्ट्स। और लीगल एस्पेक्ट्स के लिए अगर आपको पढ़ना है तो इसमें बहुत सारे आपको एक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, और ये सारे एक्ट्स मैं आपको पढ़ाऊंगी इसी चैनल पे और इसी तरीके से बारी बारी से। तो आज के लिए हमारा है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैं इस तरीके से आपको कॉमर्स के सारे टॉपिक्स जो कि आपको पढ़ने चाहिए वो सभी इजी कर रही हूँ, ताकि आप अगर कॉमर्स के किसी भी सब्जेक्ट से हो, कॉमर्स में अगर आप किसी भी जगह पे हो, जैसे कि अगर आप आई.कॉम में हो, बी.कॉम में हो या फिर एम.कॉम में हो, या फिर अगर आप किसी भी कॉमर्स रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो कंपटीशन की, तो उन सब जगहों पे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। तो मैं हूं नेहा शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट से, और मैं आपको करा रही हूँ पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की क्लासेस, जिसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं, उन सभी को मैं आपको करा रही हूँ बहुत ही ईजी वे में, ताकि आप अगर एक बार पढ़ लें तो फिर इसको भूलें नहीं और आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर पाए। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आखिर होता क्या है, और इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन में देखते हैं तो ये क्या बनता है। ये 1872 में आया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इसको गवर्न कौन करती है? कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया, ठीक है। और अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो पूरे के पूरे इंडिया में अप्लाइज होता है। ये कवर करता है जनरल प्रिंसिपल्स, यानी कि सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक, और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं इसमें वो 124 से लेकर के 238 सेक्शंस तक होते हैं। मतलब कि इसके जो एक्ट्स बने हुए हैं उसमें कुछ जनरल प्रिंसिपल्स भी हैं, कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, और उन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ रूल्स रेगुलेशंस गाइड बने हुए हैं, ताकि आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्ट कर पाए, ठीक है। डेफिनेशन अगर जान लें तो कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। तो वैसा अग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया गया है उसे ही हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब देखो अग्रीमेंट किसको कहते हैं? तो अग्रीमेंट वैसी चीज जो आपने किसी के साथ कुछ भी, कॉन्ट्रैक्ट तो छोड़ो, कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट का ही आगे का पार्ट है। आपने किसी को कुछ बोल दिया करने को, या फिर आपने बोला कि मैं ये करूंगा, उस पर दो लोगों की जो सहमति हुई है वो सहमति को बोलते हैं अग्रीमेंट। जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपने बोला कि ये काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ, आपका नाम अगर ए है और आपने बी को दिया ये काम सौंपा है, तो आपने उसको क्या बोला? अब बी अगर अग्री करता है उस चीज को, तो जैसे ही उसने अग्री किया तो अब ये जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, तब जब आपने इसको लॉ के अकॉर्डिंग किया है। तब तक ये अग्रीमेंट है जब तक कि आपने इसको लॉ के अकॉर्डिंग इन्फोर्स नहीं किया है, ठीक है। अब देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपका कब बनेगा, क्या क्या इसके एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं? तो सबसे पहला एलिमेंट होता है इसमें कि आपका कोई अग्रीमेंट है, यानी कि अग्रीमेंट का मतलब क्या है कि आपने, यानी ए ने कोई ऑफर दिया है बी को, और बी ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज कॉल्ड अग्रीमेंट। तो इसको क्या कहेंगे हम? ये अग्रीमेंट बन गया है, कुछ ऑफर किया गया और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, तो ठीक है। और यही अग्रीमेंट को आगे हम लॉ के अकॉर्डिंग अगर इन्फोर्स करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये लॉफुल ऑब्जेक्ट होता है, लॉफुल कंसिडरेशन होता है, ठीक है। कैपेसिटी होती है दोनों पार्टीज की, फ्री कॉन्सेंट होता है, इसमें दोनों की सहमति होनी चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड।
तो ये वॉइड नहीं होना चाहिए और सर्टेनिटी होनी चाहिए, इसकी पॉसिबिलिटीज भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने बोल दिया, उसने भी बोल दिया हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन वो कर ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज भी होनी चाहिए इस चीज की। फॉर एग्जाम्पल, ए ऑफर्स टू सेल हिज बाइक टू बी फॉर 20,000 और बी ने एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ए ने बोला कि मैं तुम्हें मेरी बाइक सेल करूंगा 20,000 में, और तो बी ने बोला कि हाँ ठीक है मुझे दे देना तुम बाइक 20,000 में। तो ये क्या हो गया, ए ने किया ऑफर, बी ने किया एक्सेप्ट। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया, अग्रीमेंट बन गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है। तो ऑफर यानी कि कोई प्रपोजल है उसको कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस को कहते हैं। एक्सेप्टेंस जो होता है वो उसने क्या किया, असेंट टू ऑफर, तो ऑफर को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, उसको एक्सेप्टेंस कहेंगे। मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ये नहीं है कि मतलब कि ऑफर कहीं और से आ रहा है, पता ही नहीं है कि किसने दिया है ऑफर और आप बिना कम्युनिकेशन के उसको आप नहीं कर पाओगे, मतलब ये कम्युनिकेटेड होना चाहिए, तभी जाकर के वो आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, A say to B, I will sell my bike for 20,000. B says, I will accept. ठीक है, तो इस तरीके से आपको मालूम है कि आपका जो ए ने जो है वो बी को जो अगर बोला कि मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ 20,000 में लेने के लिए मेरी बाइक को, और बी ने कहा कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो यहीं पर आता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। समझ में आ गया आप सभी को। चलिए आगे बढ़ेंगे और कंसिडरेशन देखेंगे। कंसिडरेशन क्या कहते हैं, तो कंसिडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल कहते हैं इसको हिंदी में। इसका मतलब क्या है कि समथिंग इन रिटर्न, मतलब कि अगर ए अपनी कार दे रहा है तो रिटर्न में क्या ले रहा है, 20,000 रुपए। बी अगर 20,000 दे रहा है तो रिटर्न में क्या ले रहा है, कार, सॉरी कार नहीं बाइक ले रहा है। 20,000 में कार कहाँ मिलती है ओके, बाइक दे रहा है। ठीक है, बाइक दे रहा है 20,000 रुपए में, तो 20,000 उसको मिल रहा है और बाइक जा रही है। और अगर बाइक बी के पास आ रही है तो उसके पास से क्या जा रहा है, पैसा, मतलब कि समथिंग इन रिटर्न, दोनों को कंसिडरेशन मिल रहा है। और ये कहता है सेक्शन 2 का डी, इसका सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2 डी। ठीक है, इट कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो जो आपका जो कंसिडरेशन है, हो सकता है आपने बोला कि मैं तुम्हें 20,000 रुपया दूंगा लेकिन अभी नहीं, 2 महीने बाद। तो हो सकता है कि आपने इसको 20,000 रुपये बाद में देने का बोला हो। अगर आपने इसको बोला हो कि नहीं मैंने तुम्हें पहले से जब 20,000 रुपये दिए थे ना वो रहने दो, अब मुझे बाइक दे दो, तो उससे क्या हो जाएगा कि पास्ट में या तो हो सकता है आपने कंसिडरेशन किया हो, प्रेजेंट में या फिर आपने तुरंत बोला कि तुरंत मुझे 20,000 रुपए तो तुरंत मैं बाइक दे दूंगा, तो प्रेजेंट में भी चल रहा है। या फिर फ्यूचर में भी हो सकता है कि तुम मुझसे 20,000 रुपए बाद में ले लेना। नीड नॉट बी एडिक्वेट बट मस्ट बी रियल और लॉफुल, तो ये रियल होना चाहिए, ये नहीं कि बस सोच लिया और कर लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पास्ट में जैसे कि बताया कि ए सेव्स बीज लाइफ, बी प्रोमिसेस टू पे लेटर, तो बी ने कहा कि मैं उनको बाद में इसको पे कर दूंगा। प्रेजेंट में ए डिलीवर्स गुड, बी पेज इमीडिएटली, तो जैसे ही ए कोई डिलीवरी वाला उसने कोई गुड्स डिलीवर किए हैं तो बी तुरंत उसको पेमेंट करता है। फ्यूचर में देखा जाए तो ए अग्रीज टू डिलीवर गुड्स, बी अग्रीज टू पे लेटर। ठीक है, तो क्या हुआ, ए ने अग्री किया कि वो डिलीवर करेगा गुड्स को, और बी जो है उसने तुरंत क्या बोला कि हाँ ठीक है मैं तभी पे कर दूंगा। मतलब कि ये जो कंसिडरेशन है वो पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। समझ गए आप सभी कि आपके लिए क्या जरूरी है। यहाँ पर आपने एक्सेप्टेंस देख लिया, ऑफर देख लिया और कंसिडरेशन भी देख लिया। अब देखो कि कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी क्या कहती है। ठीक है, तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये मस्ट बी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, यानी कि एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए। आप 18 से कम वाले लोगों के साथ, जो कि माइनर होते हैं, उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी कॉम्पिटेंट होने चाहिए, यानी कि उनकी एज 18+ होनी चाहिए। साउंड माइंड के होने चाहिए, एब्सेंट माइंड के नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर बोल सकते हैं अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, मतलब बोल सकते हैं ना कि अगर किसी का दिमाग खराब है तो आप उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उस अग्रीमेंट के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उस बंदे का साउंड माइंड का होना जरूरी है, मतलब उसका दिमाग सही होना चाहिए। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, वो लॉ के अकॉर्डिंग डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों चीज होंगे तब जाके वो कॉम्पिटेंट बनेगा, तभी जाकर के वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट विद अ 17-year-old इज वॉइड, तो ये क्या है, अवैध है यहाँ पे जब आप 17 ईयर बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है। अब फ्री कॉन्सेंट किसको कहते हैं, तो कॉन्सेंट मस्ट नॉट बी कॉज्ड बाय, फ्री कॉन्सेंट वही है जो कॉर्सन नहीं हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस का नहीं हो, फ्रॉड का नहीं हो, मिस रिप्रेजेंटेशन का नहीं हो, बाय मिस्टेक नहीं हुआ हो। तो ये सारी चीजें जो आती हैं
ये नहीं होनी चाहिए, तभी जाके आपका फ्री कंसेंट हो सकता है। मतलब कि आपका कंसेंट जो है वो इन की तरह नहीं होना चाहिए, मतलब जालसाजी के साथ नहीं होना चाहिए, आपका फ्रॉडगिरी के साथ नहीं होना चाहिए, बाय मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आपने कुछ भी गलत सलत समझा करके नहीं किया हो, लालच में नहीं किया हो। तो ये सारी चीजें क्या है, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फोर्स्ड सिग्नेचर, तो अगर आप किसी से फोर्स्ड सिग्नेचर करवाते हो, जमीन के पेपर लाओ मैं साइन करवाता हूँ, जबरदस्ती करवा दिया, तो वो जो है जबरदस्ती आपने करवाया है वो होता है आपका फोर्स्ड सिग्नेचर हो रहा है, और ये कंसेंट नहीं माना जाएगा। तो कंसेंट तभी होना चाहिए, फ्री कंसेंट तभी होना चाहिए जब इन सब चीजों से दूर हो, ठीक है। तभी ये फिर क्या है, अदरवाइज ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। और आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है, जो लॉ के अकॉर्डिंग सही हो। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट्स कितने तरीके के होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वैलिड होते हैं, वॉइड होते हैं, वॉइडेबल होते हैं, इलीगल होते हैं, ठीक है। इसमें अनलिटरल होते हैं, यूनिलेटरल होते हैं और बायलेटरल होते हैं, मतलब कि सिर्फ एक तरीके से और दो तरीके से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीमेंट टू स्मगल इज इलीगल एंड वॉइड, ठीक है। तो अगर आपने स्मगलिंग करने का अग्रीमेंट लिया है तो वो इलीगल भी होगा और वॉइड भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं। इनको पूरा डिटेल में अगर आपको जानना है तो आपको बहुत बड़ी वीडियो चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में बताना कि आप सभी को इसकी पूरी डिटेल चाहिए, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कैसे कर सकते हैं, बाय परफॉर्मेंस। आपका आपने परफॉर्मेंस कंप्लीट कर लिया, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। म्यूचुअल अग्रीमेंट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही खत्म कर देनी चाहिए तो आप म्यूचुअल अग्रीमेंट के साथ कर सकते हो। इम्पॉसिबिलिटी जहाँ पे हो, मैं चांद तारे तोड़ करके ला दूंगा, तो वो चीज़ नहीं हो सकती, तो यहाँ पर भी आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो, डिस्चार्ज कर सकते हो। ऑपरेशन बाय लॉ, लॉ कंप्लीट कर लिया, ऑपरेशन इसका हो गया कंप्लीट, तो भी हम कर सकते हैं। ब्रीच, बीच में अगर आपको तोड़ना है कॉन्ट्रैक्ट तब भी आप कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो क्या है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज इफ पार्टीज अग्री टू कैंसिल, मतलब कि दोनों पार्टी अगर ए एंड बी दोनों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, बीच में कोई अग्रीमेंट किया है, तो उनके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कब किया जा सकता है, जब दोनों म्यूचुअल सहमति के साथ कॉन्ट्रैक्ट को बीच में तोड़ना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, या फिर जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट था वो कंप्लीट हो गया, तो इस तरीके से आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। समझ गए आप सभी। अब ब्रीच एंड रेमेडीज देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का जो ब्रीचमेंट होता है वो किस तरीके से होता है। तो अगर मान के चलो आपने बोला कि तुम मुझे ये खेती करके दो, गन्ने की खेती है, ठीक है, गन्ने की खेती करने बोला किसी ने, तो वो एक अग्रीमेंट करवाया उन लोगों ने, ठीक है। ए ने बोला कि मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ बी को कि तुम गन्ने की खेती करोगे, और पता चला कि उसी साल बारिश इतनी हो गई कि सब डूब गया और खेती बर्बाद हो गई, तो डैमेज हो गई। जैसे ये डैमेज हुई, अब इसमें बी की कोई गलती नहीं है, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ब्रीच हो गया, ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेस के तहत आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो सकता है, इंजंक्शंस हो सकते हैं, क्वांटम मेरिट हो सकते हैं, ये सारी चीजें जो हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती हैं। क्लेमिंग डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो क्या हो सकता है, आप इसके लिए डैमेज भी क्लेम कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने कोई ऑर्डर किया है फ्रॉम डिलीवरी, या फिर मान लो जोमेटो किया है आपने, और आपने बोला कि मुझे अभी एक पिज्ज़ा चाहिए, और आपने पिज्ज़ा के पैसे वगैरह सब कुछ दे दिए हैं, आपके पास डिलीवरी वाला गुड्स लेकर के नहीं आया, पिज्जा लेकर के नहीं आया, आपके पास डिलीवरी नहीं हुई है, तो आप डैमेज क्लेम कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, आपने कोई जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उस जोमेटो के साथ वो आपका ब्रीच हो गया बीच में, और इसके लिए फिर आपने क्या किया, आपने क्लेम किया कि मेरा जो डैमेज हुआ है उसकी भरपाई करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे काम करता है, कैसे काम करता है। आपके हर जगह कॉन्ट्रैक्ट है, छोटा सा काम भी कराते हो किसी से ना, तो बोलते हैं ना तुम ये वाला काम कर दो मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। बस वो अगर आप उसको लिखते नहीं हो, बाय लॉज नहीं है, वो सिर्फ बोल करके भी करा लिया, बट दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको इंडेमनिटी, यानी कि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है। गारंटी, अगर आप किसी को कोई गारंटी दे रहे हो, जैसे कि बैंक की गारंटी दे रहे हो, दैट इज ऑल्सो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। बेलमेंट होता है, यानी कि किसी को अपनी बाइक दे दी रिपेयर करने के लिए, थोड़ी सी देर में बेलफुल है वो, ठीक है। मतलब आप गए वहां पे, आपने पैसे दिया और अपनी बाइक ले गए। फिर प्लीज होता है, यानी कि आपने अपना गोल्ड जो है बैंक के पास गिरवी रख दिया है, तो उसको भी कहते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। एजेंसी, आप किसी एजेंसी के तहत काम कर रहे हो, किसी एजेंसी को कोई काम करवा रहे हो, बिजनेस करवा रहे हो, तो इस तरीके से वो भी आपका क्या हो गया, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में आता है। समझ गए आप, ये सारी चीजें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। कॉन्ट्रैक्ट की साइकिल जो है वो कैसे चलती है, पहले आपने ऑफर दिया, फिर एक्सेप्टेंस हुआ, फिर कंसिडरेशन हुआ, फिर फॉर्मेशन हुआ, परफॉर्मेंस हुआ, एंड देन डिस्चार्ज कर दिया हमने, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। कैसे, मैंने क्या किया, मैंने बी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि तुम मेरे लिए ये सामान लेकर के आओगे, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। तो बी ने क्या किया,
वो जो मैंने ऑफर दिया वो एक्सेप्ट कर लिया। जैसे उसने एक्सेप्ट किया तो अब मैंने उसको क्या किया कि मैं उसको 10,000 का कंसिडरेशन देने वाली हूँ उसके किसी काम को लेकर के। अब उसने क्या किया, बी ने वो फॉर्म किया और जैसे ही फॉर्मिंग हुआ उसका, देन उसके बाद बी ने वो काम कर दिया और जैसे ही उसने किया परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गई, मेरा 10,000 रुपये मैंने उसको दे दिया। परफॉर्मेंस जैसे ही कंप्लीट हुई, हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो था वो डिस्चार्ज हो गया। अब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं क्योंकि अब हमारा काम जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट का जो है साइकिल चलता है। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है और कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से होते हैं, इसमें ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, कंसिडरेशन क्या है, आप कैसे फॉर्म कर सकते हो, कैसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकते हो, डिस्चार्ज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हमने करी आज की इस वीडियो में। तो होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ में आया होगा जो कि 1872 में आया था। आपको ये याद रखने की जरूरत है। चलिए आज का की पॉइंट देख लेते हैं कि हमने क्या किया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फाउंडेशन एंड बिजनेस लॉ को देखा और हमने देखा कि अग्रीमेंट जो है वो फेयर होने चाहिए, लीगल होने चाहिए एंड प्रोटेक्ट होने चाहिए फ्रॉम ऑल द पार्टीज। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कैसे काम करता है। आगे की वीडियो में मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं, लगभग आपको पढ़ने हैं इस वाले यूनिट में कम से कम 20 एक्ट होंगे ऐसे जो कि आपको पढ़ने चाहिए, जो कि आपको जानना चाहिए कि इसमें कौन कौन से एक्ट्स होते हैं, क्योंकि आपका लीगल एस्पेक्ट्स है जो बिजनेस से रिलेटेड है और हमें बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़नी है। जो कॉमर्स वाले लोग हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो आगे की वीडियो में मैं आपको अलग एक्ट के साथ मिलूंगी जिसमें मैं आपको समझाऊंगी कि सारे एक्ट्स कौन कौन से हैं और क्या क्या करते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए एंड कमेंट करके बताइए कि आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी और इसमें कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जो आपको चाहिए कि वो पूरी होनी चाहिए। कोई ऐसा टॉपिक अगर आपको लगता है ऐसा कि मुझे इस टॉपिक पे पूछना है, कोई भी बात करनी है, तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।